तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। और अगर मैं अरब दुनिया की बात करूँ ना, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा अरब देश है ना, वो है मिस्र। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है और ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर देश भी है, क्योंकि देखा जाए तो मिस्र में सबसे बड़े पिरामिड पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो सूडान में है, लेकिन जो सबसे बड़े पिरामिड है वो मिस्र में पाए जाते हैं। और इसी की वजह से वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग देखने आते हैं उनको, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आजकल इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटेड हो गई है। और इतना ही नहीं, अब तो इजिप्ट ने अपनी जो सिटीजनशिप है ना, वो भी बेचनी शुरू कर दी है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट कर दो हमारे देश में और बदले में हमारी सिटीजनशिप ले लो। तो इजिप्ट में आखिरकार इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ गई है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और सारी चीज़ें डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, 12 साल पहले अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, जिसमें डिक्टेटर के शासनों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे और अपने लिए फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे कि हमें तानाशाहों की हुकूमत नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र और बेसिक ह्यूमन राइट चाहिए। इसकी शुरुआत तो 2011 में ट्यूनीशिया से हुई थी, लेकिन सिर्फ ट्यूनीशिया ये अकेला देश नहीं था जहाँ पर तानाशाहों का राज था, बल्कि अरब दुनिया में बहुत सारे देश थे जहाँ पर तानाशाह चला रहे थे, जहाँ पर तानाशाहों की हुकूमत थी। और इनमें से सीरिया तो पूरी तरह बर्बाद हो गया और वहाँ पर आज भी सिविल वॉर चल रहा है। और इसी तरह यमन भी बर्बाद हो गया, लीबिया भी बर्बाद हो गया, मोरक्को में लोगों की डिमांड मान ली गई, और टूनीशिया में जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ पर डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन ये देश वापस तानाशाही की तरफ जा रहा है। लेकिन इस पूरे अरब स्प्रिंग का जो सबसे मेन देश था वो था मिस्र, जो अरब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। वहाँ पर 40 साल से शासन कर रहे होस्नी मुबारक को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया अरब स्प्रिंग की वजह से। मिस्र में लोकतंत्र आ गया, लेकिन लोकतंत्र आने से भी मिस्र में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है कि मिस्र को अब अपनी नागरिकता ही डॉलर्स में बेचनी पड़ रही है, ताकि नागरिकता बेचकर मिस्र का नागरिक बनाए और नागरिकता देने की एवज में मिस्र की सरकार के पास डॉलर आ जाए। आप देख सकते हैं, इजिप्शियन स्ट्रीट का आर्टिकल है, इजिप्ट अनाउंसेज न्यू कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग इजिप्शियन सिटीजनशिप। यानी कि यहाँ पर इजिप्ट सरकार ने सिटीजनशिप के लिए बहुत सारी नई कंडीशन को अनाउंस कर दिया है। और वो कौन सी कंडीशन है, वो है यहाँ पर फॉरेनर्स के इन्वेस्टमेंट के बदले में यहाँ पर सिटीजनशिप देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरेंस का आर्टिकल है, 8 मार्च का आर्टिकल है ये, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई कैश स्ट्रैप्ड इजिप्ट ऑफर सिटीजनशिप टू फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल गजट निकाला गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने नेशनैलिटी देने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है, और ये 4 क्राइटेरिया है जिसमें चारों में ही डॉलर टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपको मिस्र की नागरिकता मिल जाएगी। जिसमें पहली कैटेगरी है कि जो भी फॉरेनर मिस्र का नागरिक बनना चाहता है तो उसको मिस्र में कम से कम $3 लाख की रियल इस्टेट खरीदनी होगी, चाहे वो प्लॉट खरीदे, फ्लैट खरीदे या फिर कोई शॉप खरीदे। उसको यहाँ पर $3 लाख कम से कम खर्च करने होंगे, जो इंडियन रुपीज़ में 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। और फिर जो दूसरी शर्त है वो ये है कि फॉरेनर की किसी भी इजिप्शियन बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा और उस अकाउंट में $5 लाख जमा करने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसे एक दिन में जमा करे और अगले दिन निकाल ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। $5 लाख वहाँ पर लॉक इन करने होंगे, वो भी 5 सालों के लिए, और इन 5 सालों में उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मिस्र की नागरिकता लेने की 2 और कंडीशन है, वो ये है कि आपको $3.5 लाख मिस्र के किसी प्रोजेक्ट में लगाने होंगे या फिर उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जो सबसे सस्ता तरीका है नागरिकता लेने का वो ये है कि आपको सिर्फ $2.5 लाख मिस्र की सरकार को देने हैं, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन ये पैसा आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, यानी कि ये पैसा सरकार का हुआ। तो मिस्र की सरकार इस तरह से अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए कदम उठा रही है ताकि मिस्र की इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि मिस्र में ऐसा क्या हो गया जिससे मिस्र अपनी नागरिकता बेचने पर मजबूर हो गया है। तो देखिए, मिस्र की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय, और ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है, और इसके पीछे कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई की। इस समय इजिप्ट में काफ़ी तगड़ी महंगाई चल रही है और ये है 26.5% की, लेकिन फरवरी में आते आते ये हो गई है 26.7% की, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि पिछले साल भारत में 7-8% के आसपास महंगाई थी, लेकिन ये भी हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मिस्र में तो 26-27% चल रही है, तो वहां पर कितनी ज्यादा हालत खराब होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। और अभी रिसेंटली मिस्र की सरकार ने मिस्र में गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिससे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन मिस्र में सबसे ज़्यादा डीजल इस्तेमाल किया जाता है, तो सरकार ने इसे देखते हुए डीजल के रेट बढ़ाए ही नहीं है, जो जितने हैं उतने ही हैं अभी।
और इतना ही नहीं, लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो वो है खाने की। लोगों को खाना तो रोज़ ही चाहिए और वो भी दिन में कई बार चाहिए। तो यहाँ पर खाने की चीज़ों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फूड इन्फ्लेशन 48% के रेट से बढ़ रही है, जिसमें से जो बेसिक फूड आइटम्स है जैसे कि चावल, कुकिंग ऑयल, ब्रेड और अंडे, इन सब के प्राइस दोगुने हो गए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों की कीमत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में लोग अपने खाने पीने की चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं मिस्र के लोग वो तक नहीं खरीद पा रहे हैं। जो लोग पहले 3-4 किलो चावल खरीदते थे वो लोग अब 1 किलो या आधा किलो चावल ही खरीद रहे हैं और इसके अलावा बाकी दूसरे खर्चों में कमी कर रहे हैं और एक एक पाउंड देखभाल कर खर्च कर रहे हैं ताकि उन लोगों के बच्चे भूखे ना सोएं। और इसके अलावा जब किसी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उस देश की करेंसी गिरती है और ऐसा ही मिस्र में भी हुआ है। यहाँ की करेंसी जो इजिप्शियन पाउंड है पिछले साल मार्च से लेकर अब तक 50% गिर गई, यानी कि जो कीमत एक साल पहले इजिप्शियन पाउंड की थी वो अब आधी रह गई है। और सिर्फ जनवरी महीने में 24% करेंसी का रेट गिर गया और इसी चीज़ को देखते हुए मिस्र का जो फॉरेक्स रिजर्व भी है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। पिछले साल फरवरी में मिस्र का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 41 बिलियन डॉलर का था, जो अब 34 बिलियन डॉलर रह गया, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। और ये अगर ऐसे ही गिरता रहा तो कुछ ही समय में मिस्र की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है, उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व थी वही खत्म हो गई है, जिससे क्या हो रहा है वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान इससे कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इससे जो पाकिस्तान की जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल पा रही है। और अगर हम डेट की बात करें तो मिस्र की सरकार के ऊपर काफ़ी तगड़ा डेट है, जो लगभग 157 बिलियन डॉलर का डेट है और मिस्र के पास अभी कितने 34 बिलियन डॉलर का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है। तो ऐसे में मिस्र की सरकार की सबसे बड़ी चिंता है डेट के रीपेमेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर मिस्र डिफॉल्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने फरवरी में ये फोरकास्ट किया था कि मिस्र की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में 4.3% रहेगी, जो काफ़ी डिसेंट मानी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मिस्र में ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको 2 फैक्टर बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो देखिए, अरब स्प्रिंग के कारण मिस्र में लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन लोकतंत्र आने से मिस्र का करप्शन खत्म नहीं हुआ। मिस्र में करप्शन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसके अलावा मिस्र की सरकार फंड का मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करती है और कभी कभी यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहता है। तो इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार 2014 से ही कई सारे मेगा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें राजधानी काहिरा के पास एक नई राजधानी बनाई जा रही है जिसका नाम है न्यू काहिरा और इसमें 50 बिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है, जो मिस्र की सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है, क्योंकि इससे मिस्र की सरकार बाकी दूसरे वेलफेयर के खर्च कम करके इस नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। और इसके अलावा पिछले साल सुएज नहर में एक चाइनीज कंटेनर शिप फंस गया था और इससे सुएज नहर कई दिनों तक बंद रही और इससे पूरी दुनिया में ही समस्या आ गई थी, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम होने लग गई थी और इससे इजिप्ट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो इजिप्ट को जो टोल टैक्स मिलना था वो तो मिला ही नहीं और जो दूसरे देशों को सामान पहुंचाया जाना था वो भी पहुंच नहीं पाया, जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ। आपको तो पता ही है कि जो सुएज नहर का जो रूट है ना शिपिंग का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और इससे जो शिपिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हम अफ्रीका के चक्कर लगा कर जाएंगे ना केप ऑफ गुड होप से, तो यहाँ पर लगभग 11,300 नॉटिकल माइल की जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी और इसमें 14 दिन लग जाएंगे अरेबियन गल्फ पहुँचने में लंदन से लेकर। लेकिन अगर हम सुएज कैनाल की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पर 6,400 नॉटिकल मील लगेंगे और 14 दिन का रास्ता रहेगा ये, यानी कि यहाँ पर 2 गुना समय बच रहा है सुएज कैनाल के रूट से जाने पर और इससे पैसे भी बच रहे हैं, क्योंकि अगर कम दिन लगेंगे तो कम पैसा खर्च होगा और कम ही फ्यूल खर्च होगा। तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है लोगों के लिए भी और सुएज कैनाल के जो मैनेजमेंट करती है मिस्र की सरकार उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि टोल टैक्स तो वही वसूलती है। तो ऐसे में मिस्र की सरकार सुएज नहर को एक्सपेंड कर रही है ताकि शिप्स के आने और जाने का अलग अलग रास्ता बन सके। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पैसा बहुत लग रहा है, जिससे मिस्र की सरकार बाकी जगहों से खर्चे कम करके नहर को डबल करने में पैसा खर्च कर रही है। आप देख सकते हैं कि पहले सिंगल नहर होती थी, लेकिन अब इस पूरे स्ट्रेच में थोड़ी डबल भी कर दी गई है। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो मिस्र की सरकार नहीं बल्कि मिस्र की मिलिट्री देख रही है, जिससे यहाँ पर करप्शन के बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं। और जब मिलिट्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है तो देश में FDI भी नहीं आती है और इस चीज़ से प्राइवेट सेक्टर भी ढंग से काम नहीं कर पाता है। लेकिन अब इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पर अब सरकार प्राइवेटाइजेशन को पुश कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन से इकोनॉमी खुलती है, नई नई जॉब बनती है और इससे जो इनोवेशन है वो भी होता है। तो जब मिस्र में समस्या आई तो तब सरकार जाग रही है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इन सब प्रॉब्लम्स के लिए अरब स्प्रिंग को जिम्मेदार ठहराया कि अरब स्प्रिंग ना होता तो ये देश काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता। और ऐसा तो हर कोई करता है भाई, जब खुद की सरकार होती है तो पिछली सरकार के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं और जो कोई क्राइसिस ज़्यादा आती है उसके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं।
लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, जिसे मिस्र कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका असर मिस्र पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और ना सिर्फ मिस्र पर बल्कि बहुत ही ज़्यादा असर पूरी दुनिया पर ही पड़ा है। और इसका पहला कारण है रूस और यूक्रेन वॉर, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर अरब देश में क्रूड ऑयल नहीं होता है और इजिप्ट में भी काफ़ी कम क्रूड ऑयल मिलता है। और एनर्जी की डिमांड को मीट करने के लिए मिस्र को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और ये क्रूड ऑयल रूस यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसका असर मिस्र की आर्थिक सेहत पर पड़ा है और मिस्र की आर्थिक सेहत जो थी वो बिगड़ गई। और फिर आता है कोविड-19, जिससे मिस्र की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मिस्र में पिरामिड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और जिन्हें देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हर साल मिस्र आते थे और इस टूरिज़्म से मिस्र को काफ़ी ज़्यादा आमदनी भी होती थी। लेकिन पेंडेमिक की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गई और हर जगह लॉकडाउन लग गया, लोग इधर उधर जा नहीं रहे थे, ना ही कोई किसी देश में घूमने जा रहे थे, जिससे मिस्र में टूरिस्ट आए ही नहीं और मिस्र को टूरिज़्म से आमदनी ही नहीं हुई और इससे भी मिस्र की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और वैसे भी दुनिया भर में मंदी का काफ़ी ज़्यादा खतरा आ रहा है, तो मिस्र में भी मंदी की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को मिलाकर मिस्र की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। मिस्र को दिसंबर महीने में ही आईएमएफ की तरफ से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिला था और मिस्र अब और ज़्यादा बेल आउट पैकेज चाहता है। अब देखते हैं कि मिस्र की हालत आगे क्या होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी मैं हूं ना आपको ये सब बताने के लिए।